पढ़ने वाले हैं, तो लेक्चर फ्लो आपको पता ही है। एक तो अपन पढ़ेंगे गुरु बीजाणु जनन, मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है, और फिर अपन पढ़ेंगे मेल गैमेटोफाइट यानी कि भ्रूण कोश का निर्माण, ठीक है। पहले भी ये बात बता चुकी हूं कि मादा युग्मकोद्भिद के नाम से आए या भ्रूण कोश के नाम से आए, यही अपन को लिखना है, ठीक है। चलो, तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए अपन चलते हैं अपनी क्लास के अंदर। सबसे पहले कि गुरु बीजाणु जनन होता क्या है इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो परिभाषा लिख लें अपन यहाँ पे। गुरु बीजाणु जनन, ठीक है, मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या है मेगा स्पोरोजेनेसिस? तो जैसे लघु बीजाणु जनन की अपन ने परिभाषा दी थी, वैसे गुरु बीजाणु जनन की परिभाषा भी देंगे। क्या परिभाषा हो जाएगी? बीजांड में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से अब यहां पे गुरु बीजाणु लिख रही हूं मैं, गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। जैसे लघु बीजाणु की दी थी, लघु बीजाणु की भी यही दी थी। लघु बीजाणु में अपन ने क्या कहा था? लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन से लघु बीजाणु के निर्माण को। अब यहाँ पे गुरु बीजाणु बनाना है, मेगास्पोर बनाना है, तो मेगास्पोर मात्र कोशिका अपन ले लेंगे। अब ये क्या होती है, अभी डायग्राम से आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको बात करनी है, एक तो ये जो इंपॉर्टेंट है अर्धसूत्री विभाजन, हमेशा की तरह, क्योंकि इसी में अर्धसूत्री विभाजन से अपना जो हैप्लॉइड बनेगा, एग बनेगा। अभी देखो एग इतनी आसानी से नहीं बनता है, परागकण तो इतनी आसानी से बना दिया आपने, एग इतनी आसानी से नहीं बनेगा। अब कल वाली बात मैं आपको थोड़ी सी दोहरा देती हूं और उसी से आगे अपन चलेंगे। ये अपना क्या था? बीजांड था। सारी चीजें मैं यहां नहीं लिख रही, जो अपने आज काम की है वही लिख रही हूं। एक तो ये अध्यावरण था, ये निभाग था। प्रोसेस शुरू कर रहे हैं अपन, ध्यान से सुने, ठीक है। ये माइक्रोपाइलर एंड था। इंग्लिश वाले भाई सुन ले, क्योंकि 2 दिन से मैं सबकी इंग्लिश लिख रही हूं, आज सिर्फ बोल रही हूं, ठीक है। और अंदर जो अपना मेन पार्ट था, ये वाला, इसको क्या कह रहे थे? बीजांड का। न्यूसेलस। इतनी बात कल की थी और भी की थी, लेकिन अभी आज जो अपने काम की है सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं। अब देखो होता क्या है, होता यह है कि बीजांड द्वार के पास की कोई कोशिका, सारी नहीं, देखो लघु बीजाणु में हमने कहा था सारी कोशिकाएं परागकण बना सकती है। लघु बीजाणु धानी की सभी कोशिकाएं परागकण बना सकती है, अंदर वाली जो जिसको अपन ने बीजाणु जन तक कहा था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि बीजांड द्वार के पास वाली कोई कोशिका बिल्कुल अलग हो जाएगी, अलग से दिखने लग जाएगी। अलग हो जाएगी मतलब यूं नहीं अलग बीजाणुधानी से निकल के बाहर आ गई, ऐसा नहीं। अलग मतलब थोड़ी सी मोटी हट्टी कट्टी हो जाएगी, थोड़ी सी डिफरेंशिएट हो जाएगी, विभेदित हो जाएगी। और इसी को अपन क्या कहेंगे? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। अभी क्या है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? MMC भी बोलेंगे। अब आप बोलेंगे मैम MMC तो आपने माइक्रोस्पोर मदर सेल को बताया था। हाँ बताया था, लेकिन यहां पे फुल फॉर्म दूसरी है। यहां पे फुल फॉर्म क्या है?
मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है, यहां पे माइक्रो की जगह मेगा लग जाएगा क्योंकि भाई गुरु बीजाणुधनी है। अब होगा क्या, अब ये सारी चीजें यहीं हो रही है, लेकिन अपन इसको इसके अंदर नहीं पढ़ के इसके बाहर पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि जो अपनी MMC है इसमें एक अर्धसूत्री विभाजन होगा। और इससे 4 सेल बनेगी जो कि हमेशा बनती है। ठीक है, अब इसमें से 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाएंगी। अब ज्यादातर ऐसा होता है कि ऊपर वाली 3 कोशिकाएं तो ऊपर वाली कोशिका तो रह जाती है, और नीचे वाली 3 नष्ट हो जाती है। अब ये जो बचती है यही हमारा क्या है, गुरु बीजाणु है। ठीक है बच्चों, अब गुरु बीजाणु से ही आगे अपना जो क्या बनना है, मादा युग्मकोद्भिद बनेगा। यहां तक की बात समझ में आई। अब यहां पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करनी है कि यहां पे क्योंकि 3 में से एक ही चीज से गुरु बीजाणु बन रहा है तो इसको अपन कहेंगे मोनोस्पर्मिक। क्या कहेंगे, मोनोस्पर्मिक। इतनी बात समझ में आई। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण। अरे भाई क्या हो गया तेरे को? मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण। और मादा युग्मकोद्भिद किसको कहते हैं, भ्रूण कोश को। ठीक है, अब अपना जो गुरु बीजाणु बना है ये वाला, 4 थे, 4 में से 3 नष्ट हो गए, 1 बचा, तो 1 ही अपन ने यहां पे लिया है गुरु बीजाणु। ठीक है, इस गुरु बीजाणु में, अच्छा ये गुरु बीजाणु कैसा है, अगुणित है। क्यों अगुणित है, क्योंकि इसका निर्माण कैसे हुआ है, मियोसिस से हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है, यहां पे अपन को पहला समसूत्री विभाजन कराना है। अब क्या होगा, एक समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन कैसा होगा, तो भाई समसूत्री विभाजन होगा तो यहां एक केंद्रक दिख रहा है आपको, इससे 2 केंद्रक बन जाएंगे। भाई समसूत्री विभाजन हुआ ना, समसूत्री विभाजन में क्या होता है, 1 से 2 बनते हैं, 2 बन गए। अब ये दोनों केंद्रक एक ऊपर वाले सिरे पे एक नीचे वाले सिरे पे चला जाएगा, भेज दे। अब यहां पे होगा दूसरा समसूत्री विभाजन। दूसरा समसूत्री विभाजन होगा तो यहां पे क्या होगा, ऊपर वाले से भी 2 केंद्रक बन जाएंगे, नीचे वाले से भी 2 केंद्रक बन जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है, अब तीसरा समसूत्री विभाजन। इससे क्या होगा, 3 यहां पे और 3 यहां पे। ठीक है, समझे, देखो 1 था, 1 से 2 बने, फिर इन 2 से 2 बन गए, 4। अब इन 2 से फिर 2 बनेंगे तो कितने बनेंगे, रुको ऐसे समझाते हैं इसको।
इससे भी एक बना, दूसरे से भी 2 बने, ठीक है, इससे भी एक बना, इससे भी एक बना, समझे, हर एक से एक दूसरा बनेगा ना, तो 4 यहाँ हो गए, 4 यहाँ हो गए। अब क्या होगा, अब इनमें धीरे धीरे कोशिका द्रव्य विभाजन होगा। ठीक है, तो देखो ऊपर वाले जो 3 है वो तो वहीं पे रह जाएंगे, नीचे वाले 3 यहां पे आ जाएंगे, ठीक है, और जो बीच वाले 2 बच गए, ये वाला और इधर से ये 2 बीच में आ जाएंगे। कैलकुलेशन समझे, 8 थे, ऊपर 3 रह गए, नीचे 3 चले गए, बीच में 2 आ गए। अब इनसे क्या होगा, कोशिकाएं बनेंगी। ये कोशिकाएं बन गई, ऊपर वाली 3 से 3 कोशिकाएं, नीचे वाली 3 से 3 कोशिकाएं। इन कोशिकाओं को कहते हैं प्रतिव्यासांत कोशिका। एंटीपोडल सेल। इस वाले को कहेंगे अंड समुच्चय। क्या कहेंगे इसको, अंड समुच्चय, एग एपरेटस। ठीक है, और जो बीच में जो कोशिका, ये नाम मैंने कल भी बताए थे, बीच में जो कोशिकाएं हैं उनको कहेंगे ध्रुवीय केंद्रक, पोलर सेल्स। ये है अपना भ्रूणपोष। क्या है ये, अपना भ्रूणपोष। अब अपना भ्रूणपोष बनाए। अच्छा, ये बात नहीं भूलेंगे कि ये सारे काम किसके अंदर हो रहे हैं, ये सारे काम किसके अंदर हो रहे हैं, पता है या नहीं पता है भाई। ये भ्रूणपोष कहाँ बना है, बताओ तो। गुड, ये सारा काम अभी बीजांड के अंदर ही हो रहा है, अपने इस वाले बीजांड के अंदर। ये यहीं से शुरू किए थे, लेकिन सारी चीजें अपन एक के अंदर नहीं बना सकते क्योंकि घिचड़ पिचड़ हो जाता है सब कुछ, इसीलिए अपन ने इसको बाहर निकाल लिया था, एमएमसी को, मेगास्पोर मदर सेल को बाहर निकाल के फिर अपन ने क्या किया, एक बार रिपीट कर रही हूं, सुन लो वापस से। इस एमएमसी में, मतलब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ। अब अर्धसूत्री विभाजन में आपको पता है 4 सेल्स बनती है, तो 4 इसमें भी बनी, लेकिन 4 में से 3 सेल इसकी नष्ट हो जाती है। ठीक है, एक ही गुरु बीजाणु बचता है, बाकी सारे कैसे हो जाते हैं, अकार्यशील। कैसे हो जाते हैं, अकार्यशील हो जाते हैं। और कार्यशील कितना रहता है, 1। और क्योंकि ये भाई क्वेश्चन है, PYQ है ये, मोनोस्पर्मिक क्या होता है, क्योंकि एंजियोस्पर्म में 4 गुरु बीजाणुओं में से 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं, केवल 1 बच जाता है, और 1 कार्यशील, इसको क्या बोलेंगे, कार्यशील, क्योंकि यही कार्य कर रहा है, बाकी तो खत्म। तो कार्यशील बीजाणु से ही भ्रूण कोश का, यानी कि मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है, इसीलिए इसे मोनोस्पर्मिक कहते हैं। मोनो का मतलब 1, ठीक है, तो एक ही गुरु बीजाणु से यहां पे निर्माण हो रहा है, इसीलिए। तो वहां पे 4 परागकण बन रहे थे, अभी से मेरी बात सुन लो, वहां पे कितने परागकण बन रहे थे, 4 परागकण। यहां पे बनते 4 हैं लेकिन नष्ट हो जाते हैं, तो हम ये कहते हैं कि एक ही गुरु बीजाणु बनता है। वहां पे 4 लघु बीजाणु बन रहे थे, यहां पे एक ही गुरु बीजाणु बनेगा। ये बात ध्यान रखना, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल थोड़े थोड़े आप करोगे जब नीट के प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे, बाकी मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी, तब भी करवाऊंगी, MCQ वगैरह देखोगे तब आपको समझ में आएगा। लघु बीजाणु 4 बनते हैं, गुरु बीजाणु 1 ही रहता है, ठीक है। अब क्या हुआ, एक बार अपन लिखा हुआ पढ़ लेते हैं तो वो भी रिपीट हो जाएगा। गुरु बीजाणु जनन, अभी कहानी बाकी है। गुरु बीजाणु जनन यानी कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुरु बीजाणुओं के निर्माण को अपन क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ये परिभाषा मैंने आपको लिखवा दी है। बीजांड द्वार की ओर
एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका भिन्नतः हो जाती है। भिन्नतः हो जाती है मतलब विभेदित हो जाती है। भाई ये एनसीईआरटी के कुछ लाइंस है, इनको मैं समझा रही हूँ, समझ लो। भिन्नता का मतलब ये नहीं निकल के अलग चली गई है, भिन्नता का मतलब सबसे अलग दिखने लग गई है, इसलिए मैंने उसको येलो बना दिया था, ठीक है। तो वो अलग दिखने लग गई, कहाँ वाली? बीजांड द्वार की ओर वाली, हर किसी जगह से नहीं। भाई चलेजा भी है, बीच में भी जगह है, लेकिन बीजांड द्वार की ओर वाली कोशिकाएं क्या हो गई? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, यानी क्या बनाएगी? MMC बनाती है। इसमें क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा, ठीक है। अच्छा, ये सारे कैसे हैं? द्विगुणित है, ये भूल तो नहीं गए हो ना? सारी कोशिकाएं जब तक अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, सारी कोशिकाएं कैसी रहेगी? द्विगुणित रहेगी, ठीक है। अब जब द्विगुणित उत्तक, कौन सा उत्तक? अपना जो बीजाणुजन उत्तक है। अच्छा, ये बीजाणुजन उत्तक किसको कह रहा है? उसी को, बीजांड काय के अंदर की कोशिका को, ठीक है। बीजांड काय के अंदर की कोशिका को ही बीजाणुजन उत्तक कह रहा है, जिससे गुरु बीजाणु बनेगा। उसमें द्विगुणित कोशिका से गुरु बीजाणु मात्र कोशिका क्या होती है? विकसित हो जाती है। ये भी कैसी है? 2n है। अब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हुआ, जिससे 4 क्या बनेंगे? गुरु बीजाणु बनेंगे। लेकिन ये तो सिर्फ दिखावा है, इसमें से केवल एक जो होगा वही कार्यशील रहेगा, बाकी 3 नष्ट हो जाएंगे। गुरु बीजाणु युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका है, इसको भी याद रखो। वैसे कभी पूछा नहीं है, लेकिन याद रखो, ठीक है, कि युग्मकोद्भिद पीढ़ी कहां से शुरू हुई? जब से अर्धसूत्री विभाजन हुआ। अर्धसूत्री विभाजन से गुरु बीजाणु बनेगा तो वो हैप्लॉइड बनेगा, अगुणित बनेगा, और अगुणित बनेगा तो ऑब्वियसली वो क्या है? युग्मकोद्भिद है, गैमेटोफाइट है, ठीक है। फिर क्या हुआ? अब हमने गुरु बीजाणु को ले लिया, इसको लिखना है। ये आपको कैसे लिखना है मैं बता रही हूं, देखो मैं बोल रही हूं, उसको सुन लेना। गुरु बीजाणु, कार्यशील गुरु बीजाणु, सॉरी, कार्यशील गुरु बीजाणु में जो कि अगुणित कोशिका है, अब इसमें अपन अर्धसूत्री विभाजन नहीं कर सकते, कैपेसिटी खत्म, पहले से ही आधा है ये। कई बच्चे पूछेंगे मैम इसमें समसूत्री क्यों करवाया? भाई कोई अर्धसूत्री का चांस लग रहा है आपको? पहले से ही आधा है ये, ठीक है, आधा ही चाहिए अपन को। तो भाई गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में एक अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे 2 केंद्रकों का निर्माण होता है। इसमें से एक केंद्रक चलेजा की ओर, भाई ये वाला पार्ट कौन सा है? निभाग वाला हो गया ना। अब ये चीज बीजांड के अंदर है तो ये निभाग है, और ये क्या है? बीजांड द्वार है। तो इसको लिखोगे कैसे? कि 2 केंद्रकों का निर्माण होता है, जिसमें से एक केंद्रक निभाग की ओर, दूसरा केंद्रक बीजांड द्वार की ओर चला जाता है। ये लाइनें लिखनी है, मैं बोल रही हूं, आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। फिर क्या होता है? ये इसके अंदर लिखना है हेडिंग लगा के, इसलिए मैंने इसी के अंदर डायग्राम बनाया है। वो गुरु बीजाणु जनन वही खत्म हो गया। गुरु बीजाणु जनन तो गुरु बीजाणु बनने तक खत्म, उसमें इतना ही लिखना है। फिर अपन मादा युग्मकोद्भिद बना रहे हैं, भ्रूण कोश बना रहे हैं, तो वो सारी चीजें इसमें लिखनी पड़ेगी। क्या होगा? एक निभाग की ओर और एक बीजांड द्वार की ओर चला जाएगा। निभाग की ओर और बीजांड द्वार की ओर वाले दोनों केंद्रक पुनः दूसरा समसूत्री विभाजन करेंगे, जिससे कि 4 केंद्रकों का निर्माण होगा। चारों केंद्रक में से दोनों केंद्रक विपरीत ध्रुवों पर रहेंगे। भाई ये विपरीत ध्रुव है ना, ये इसका ध्रुव है, या विपरीत सिरों पर रहेंगे, ऐसा बोल दो। ये उधर चला गया, ये इधर चला गया। अतः अंत में एक तीसरा समसूत्री विभाजन होगा, जिससे 8 केंद्रकों का विकास होगा, जिसमें से 4 निभाग की ओर और 4 चलेजा बीजांड द्वार की ओर रहेंगे। ये 8 है काउंटिंग में, ठीक है। भाई 1 से 2 बन रहे हैं, तो 1 से 2 बने, फिर 2 से 4 बने, फिर 4 से 8 बने, इस तरीके से। अब क्या होगा? अब इनमें कोशिका बनना शुरू हुआ। अभी तक तो सिर्फ केंद्रक केंद्रक बन रहा था, अब कोशिका द्रव्य विभाजन शुरू हुआ, जिसको अपन साइटोकाइनेसिस बोलेंगे। इसमें से 3 केंद्रक ऊपर की ओर जाकर, कहां ऊपर मतलब निभाग, और ये क्या है? बीजांड द्वार है। भाई निभाग की ओर ही प्रतिव्यासांत कोशिका बनाना, नीचे नहीं बनेगी प्रतिव्यासांत कोशिका, ध्यान रखे। हो सकता है कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि प्रतिव्यासांत कोशिकाएं बीजांड के किस सिरे पर होती है, तो आप ऐसे लिख देंगे, कहीं भी हो सकती है, कहीं भी नहीं। निभाग वाले सिरे की जो 3 कोशिकाएं हैं उनको प्रतिव्यासांत कोशिकाएं बोलते हैं, एंटीपोडल सेल। जो बीजांड द्वार की ओर वाली कोशिकाएं हैं उनको अंड समुच्चय कहते हैं, तीनों को मिला के, ठीक है, ये भी तीनों को मिला के कह रहे हैं। और बीच वाली जो कोशिकाएं हैं उनको ध्रुवीय केंद्रक कह रहे हैं।
अभी इसमें कहानी में कुछ कुछ और चीजें बाकी है जो मैं इसको बड़ा करके बना रही हूं, अब सारी बातें लिखूंगी। भाई ये अपना बन गया भ्रूण कोश, एंडोस्पर्म बन गया है, ठीक है। अच्छा, इसमें कितने भाग है तो आपने देखे, ये अपन ने भाग पढ़े। एक अंड उपकरण, अच्छा अंड उपकरण को ही अंड समुच्चय कहते हैं। एग एपरेटस। अब मैंने कुछ एसी चलाया तो कुछ हवा का वेंटिलेशन हुआ, उस टाइम ये क्या बंद रहता है बच्चों, ऑफिस सुबह से आजकल क्लासें भी नहीं होती, दरवाजा बंद था, बिल्कुल ऑक्सीजन ही नहीं अंदर। एग एपरेटस, इसीलिए मैंने एसी चलवाया, बटन भी एसी का चल नहीं रहा है। ये हो गई एंटीपोडल सेल, ठीक है। और ये अपनी क्या हो गई, पोलर सेल। अच्छा, इसी का दूसरा नाम क्या है, केंद्रीय कोशिका। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि आपके भ्रूण कोश कैसा है, ये सवाल बहुत जगहों पे आया हुआ है, PYQ है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आया हुआ है, MP के, बिहार में आया हुआ है, राजस्थान में आया हुआ है, ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे तो इस क्वेश्चन को जरूर देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, मतलब वही 500 साल पुराना क्वेश्चन। भ्रूण कोश में कितनी कोशिकाएं हैं और कितने केंद्रक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो एंजियोस्पर्म का, क्योंकि हम एंजियोस्पर्म के ही पढ़ रहे हैं, एंजियोस्पर्म का जो भ्रूण कोश होता है वो 8 केंद्रकीय व 7 कोशिकीय होता है। इसको समझा रही हूं मैं कैसे। भाई इसमें 8 केंद्रक है और 7 कोशिकाएं हैं। वो आप बोलोगे केंद्रक 8 कोशिकाएं 7, ऐसा कैसे? भाई डायग्राम देखो, इधर आओ, बता रही हूं। अभी डायग्राम में बहुत कुछ बाकी है ना, जाना नहीं है, अभी डायग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है, 2-3 चीजें और बतानी है। ये देखो, ऊपर 3 कोशिकाएं 3, नीचे 3 कोशिकाएं 6, और एक ये बड़ी वाली कोशिका जो आपको व्हाइट कलर की दिख रही है, बीच वाली, कितनी कोशिकाएं हो गई? 7 हो गई, 7 कोशिकाएं, ठीक है। केंद्रक गिनो, ऊपर 3 केंद्रक, हर कोशिका में एक केंद्रक है, ऊपर 3 केंद्रक, नीचे 3 केंद्रक, हर कोशिका में एक केंद्रक है। पहले से 8 केंद्रक गिनते आ रहे हैं ना, तो केंद्रक में तो आपको कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, 8 ही केंद्रक है, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पे भी गिना देती हूँ, ऊपर 3 केंद्रक, नीचे 3 केंद्रक और 2 केंद्रक नीचे। अब ये जो 2 केंद्रक नीचे है, इनकी कोशिका एक ही है, ठीक है, इनकी कोई अलग से कोशिका नहीं है। ये जो बड़ी वाली कोशिका है ना, मध्य कोशिका, उसी में ये प्रेजेंट है। ये जो बड़ी वाली कोशिका है, इसको मध्य कोशिका भी कहा गया है किसी किसी बुक के अंदर, तो आप ध्यान रखेंगे। अभी इसके अंदर डिटेलिंग बाकी है, वो डिटेलिंग मैं बता रही हूं। तो भाई इसमें आपको अगर आ जाए कि मादा युग्मकोद्भिद की संरचना का वर्णन करो, और ये PYQ है, वो भी है, ये भी बहुत बार आया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लगा दो भाई। ठीक है, ये भी PYQ है सबसे। अगर आप देखो इस चैप्टर से अगर लंबे वाले क्वेश्चन अपन देखते हैं तो एक तो गुरु बीजाणु जनन या लघु बीजाणु जनन, दोनों में से एक कोई क्वेश्चन आता है, अथवा में आता है ज्यादातर, या फिर टिप्पणी वाले क्वेश्चन में देखें तो या तो मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण आ जाता है या मादा युग्मकोद्भिद की संरचना आ जाती है। ठीक है, अब संरचना में लिखेंगे कैसे? मैंने तो यहाँ 3 पॉइंट लगा दिए, अभी लिखना कैसे इसको? तो लिखना ऐसे है कि सबसे पहले भाई आप नोट्स का हेल्प ले लेंगे, एप्लीकेशन पे नोट्स डले हुए हैं, उसका भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं उनको बता रही हूँ। देखो क्या लिखोगे, एग एपरेटस, इसमें 3 कोशिकाएं होती हैं जो बीजांड द्वार की ओर होती है। अब इन 3 कोशिकाओं में 2 कोशिकाएं सहायक कोशिकाएं होती है, वो मैं आपको डायग्राम से समझा रही हूँ। भाई प्लेन बोर्ड, ये रहा डायग्राम, याद रहेगा ना बच्चों तो सब याद रहेगा, मेन डायग्राम का ही खेल है। और इसका नामांकित चित्र, भाई ये जो चित्र बना रही हूं मैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। डायग्राम के उसमें इंपॉर्टेंट डायग्राम जो होते हैं ना
5 नंबर, 3 नंबर में आते हैं डायग्राम। सिर्फ डायग्राम बनाने के 3 नंबर, सिर्फ डायग्राम बनाने के 5 नंबर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, PYQ है ये भी इंपॉर्टेंट। डायग्राम के अंदर लगा दो इसको। अब देखो ये भ्रूण कोश है, क्या है भाई ये भ्रूण कोश का नामांकित चित्र। अब मेरी एक और बात सुनो, जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे क्वेश्चन बोले कि भ्रूण कोश का नामांकित चित्र बनाओ। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है कि 8 केंद्रकीय 7 कोशिकीय मादा युग्मकोद्भिद का चित्र बनाओ। ऐसे क्वेश्चन आता है, सीधा सीधा सिंपल, जरूरी नहीं है दिया हुआ है, लेकिन ऐसा भी दिया हुआ है कि 8 कोशिकीय 8 केंद्रकीय यानी कि 8 न्यूक्लियट 7 सेल्यूलर मेल गैमेटोफाइट का नामांकित चित्र बनाओ। अब आप बोलोगे ये क्या चीज है, हमको तो सिखाई नहीं। भाई भ्रूण कोश कोई बनाने को कह रहा है, क्योंकि वही तो होता है 8 कोशिका वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऊपर 3 कोशिकाएं हैं, ये निभाग है, चले जा, ये बीजांड द्वार है, इसको M लिख रही हूं, चले जा को C लिख देती हूं, ठीक है। यहाँ पे 3 कोशिकाएं हैं, 2 तो छोटी छोटी हैं, 1 बड़ी है। इसको क्या कह रहे हैं अपन, पूरे को क्या कह रहे हैं, अंड समुच्चय। भाई इंग्लिश इसका उधर लिख के आई हूं इसलिए नहीं लिख रही हूं। इन तीनों को क्या कह रहे हैं, प्रतिव्यासांत। समुच्चय भी बोल सकते हो, उपकरण भी बोल सकते हो, इसको भी उपकरण बोल सकते हो। अब देखो बीच में क्या है, अपनी 2 ध्रुवीय केंद्रक या कोशिका। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब इसको लिखोगे कैसे, प्रतिव्यासांत कोशिका तो सीधी लिखनी है, उसमें कुछ भी नहीं है कि निभाग की ओर 3 कोशिकाओं का समूह होता है जिन्हें प्रतिव्यासांत कोशिकाएं कहते हैं। हेडिंग डालोगे, लिख लोगे, ठीक है। यह निभाग की ओर होती है। अब इधर आते हैं, इधर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिकाओं का समुच्चय होता है जिसे अंड समुच्चय या अंड उपकरण कहा जाता है। इसमें मध्य वाला ध्यान रखना है, मध्य वाला जो मैंने बड़ा बनाया है, ये मध्य वाला जो है वो क्या है, अंड है। ये रहा अपना अंडा, अंदर छुपा हुआ एग, ठीक है, ये अपना एग है, बाकी तो सब सहायक कोशिकाएं हैं। तो ये अंडा होता है, इसी से क्या होगा, यही अपना क्या है, मादा युग्मक। तो मादा युग्मक बना लिए, पता ही नहीं चला कब बन गया, पता चला कब से तैयारी कर रहे थे दुल्हन को तैयार करने के लिए, दुल्हन अचानक आ गई है। तो भाई अंड जो है वो अपना बन गया है। अब ये जो पास में 2 आपको सहेलियां दिख रही हैं, जैसे दुल्हन होती है उसके पास सहेलियां होती है, वैसे ही अंड समुच्चय में अंडे के पास 2 सहेलियां होती हैं। अब सहेलियां क्या करती है, दुल्हन की सहायता, क्या करती है, दुल्हन की सहायता। तो इनको कहेंगे सहायक कोशिका। कितनी है ये, 2 है, क्योंकि मैं उधर लाइन नहीं लगा सकती तो मैं यहीं पे 2 लिख देती हूँ, है ना। इधर वाली और उधर वाली दोनों सहेलियां हैं भाई दुल्हन की। अब ये सहायक कोशिकाओं के अंदर एक स्पेशल प्रकार की चीज पाई जाती है। थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर रही हूं वो चीज बनाने के लिए, सी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुने। सहायक कोशिका के नीचे बीजांड द्वार की ओर कुछ कोशिकाओं के तंतुमय समुच्चय पाए जाते हैं। ये देखो, ये बना रही हूं मैं जो, इनको क्या कहते हैं, तंतु समुच्चय। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फुल्ली फॉर्म सेल्स। सबके इंग्लिश इसका नहीं लिखा, एसेसरी
सेल। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन है। ये जो तंतु समुच्चय है इसका क्या काम है? क्यों, ये डिजाइन बनाने के लिए दिया है? नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट काम, जब पराग नलिका आएगी। अब पराग नलिका कहां से आएगी? तो भाई ये देखो, स्त्री केसर। सारी कहानी आपको समझाती हूँ वापस। ये कहाँ है? इसका पता है ना जगह, ये बीजांड है, ये बीजांड है, ठीक है। और अंदर कौन है? भ्रूण कोश है। ये अपना ये है, ये। अब पराग नलिका आई, कहां से आएगी? ऊपर से। कलर दूसरा ले लेती हूं। पराग नलिका आती है तो उसको कैसे पता चलेगा कि यहां जाना है? भाई वो तो कहीं भी जा सकती है, उसकी आंखें थोड़ी है। उसको कैसे पता चलेगा कि मेरे को अंडे के पास यहां से जाना है, बीजांड द्वार से जाना है? हमेशा पराग नलिका बीजांड द्वार से ही प्रवेश करेगी। अभी अपन पढ़ेंगे पराग नलिका के बारे में, तब वहां पे दोबारा बात करेंगे। तो भाई पराग नलिका के प्रवेश के लिए ये जो तंतु समुच्चय है, ये इसको रासायनिक पूरा ही लिख देती हूं मैं। पराग नलिका को प्रवेश करने हेतु रासायनिक पदार्थों द्वारा निर्देशित करता है। अच्छा, निर्देशित के लिए एक और शब्द मेरे पास है, वो लिख लेना आप। मार्गदर्शन करता है। आप लोग कहते हो ना कभी कभी कि सर हमारा मार्गदर्शन कर दो, मैम हमारा मार्गदर्शन कर दो। वही तो पराग नलिका को कहाँ जाना है, इसका मार्गदर्शन ये तंतु समुच्चय करता है और कुछ मात्रा में पोषण भी देता है पराग नलिका को। जब पराग नलिका आती है तो उसको वृद्धि करनी है ना, वृद्धि करेगी तो उसको पोषण की जरूरत होती है, तो वो पोषण भी तंतु समुच्चय के द्वारा दिया जाता है। इसीलिए ये तो अब अपना भ्रूण कोश जो है वो पूरा कंप्लीट हुआ है ये तंतु समुच्चय के साथ। अब ये है कहाँ, बार बार आपको पता होना चाहिए, ये बीजांड के अंदर है। तो जब अपन बीजांड बनाते हैं, कल की क्लास में जब अपन ने बीजांड बनाया था तो मैंने आपसे कहा था कि हमेशा अपन परिपक्व वाला बीजांड ही बनाते हैं। एक और चीज, जब बीजांड में, देखो एक चीज बता रही हूं, ध्यान से सुनना। जब बीजांड में भ्रूण कोश बनता है तो पहले तो ये छोटा होता है, पहले तो ये छोटा सा होता है, फिर धीरे धीरे ये बढ़ता है। इसको पोषण चाहिए, है ना, बढ़ने के लिए क्या चाहिए? पोषण चाहिए। अब ये पोषण कौन देता है? तो पोषण अपनी जो बाहर कोशिकाएं हैं, कौन सी कोशिकाएं? बीजांड काय की कोशिका। बीजांड काय की कोशिका इसको पोषण देती है। तो जैसे जैसे भ्रूणकोश बड़ा होगा, जैसे जैसे भ्रूणकोश बड़ा होगा, बीजांड काय नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। लेकिन कई बुक्स में जैसे अपन ने बनाया था कल की क्लास में, अपन ने बीजांड काय भी बनाया था और छोटा सा भ्रूणकोश बना दिया था, है ना। लेकिन कई बुक्स में क्या होते हैं, पूरा भ्रूणकोश बनाते हैं और बीजांड काय बनाते ही नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि आगे अपन को काम में लेनी है ये चीज, इसीलिए, ठीक है। तो दोनों ही चीजें सही है। आप पूरा भ्रूणकोश बनाओगे तो भी सही है, आप बीजांड काय बनाओगे और छोटा भ्रूणकोश बनाओगे तो भी सही है, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया? भ्रूणकोश। इसको बना लो।